नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक और शख्स को गोली मारी गई। अब तक आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, जबकि 4 लोगों पर जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले क्यों मारे जा रहे हैं। इस सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस में जेल की हवा खा रहे आसाराम और नारायण साईं खुद को बेकसूर बताते रहे हैं और बाहर उन्हें कसूरवार ठहराने वालों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। नारायण साईं के पूर्व पीएम महेंद्र चावला ने कई बार आसाराम और नारायण साईं की काली करतूतों को समाज में बेपर्दा किया। आसाराम और नारायण को सजा दिलाने के लिए महेंद्र सूरत और जोधपुर रेप मामलों में मुख्य गवाह बने, जिसकी कीमत उन्हें अब गोली खाकर चुकानी पड़ी है। महेंद्र को पानीपत में घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। महेंद्र चावला इस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले गवाह अखिल गुप्ता और अमृत प्रजापति की भी हत्या हो चुकी है। राहुल सचान और दिनेश मूलचंदानी पर जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों को एक के बाद एक आखिरकार कौन निशाना बना रहा है। नाबालिग से रेप का आरोपी आसाराम जेल के अंदर है और बाहर उसके खिलाफ गवाही देने वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। ताजा जानलेवा हमला आसाराम मामले में एक और मुख्य गवाह महेंद्र चावला पर हुआ है। महेंद्र पानीपत के अपने किराए के घर में सुबह 10 बजे के करीब कपड़े धो रहे थे। ठीक उसी वक्त बाइक सवार 2 बदमाश आए और घर में घुसकर महेंद्र को गोली मार दी। पेशेंट जब वो आया तो काफी सीरियस था, क्रिटिकल था, बहुत ब्लड लूज हो चुका था। आफ्टर ऑपरेशन ही हैज बीन स्टेबलाइज्ड, ब्लीडिंग हैज बीन कंट्रोल्ड टू अ फार एक्सटेंट। लंग्स में जो ब्लड था वो निकाला गया है और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के बाद ही इज बिहेविंग इन अ मोस्ट स्टेबल कंडीशन। महेंद्र चावला नारायण साईं के पूर्व पीए रह चुके हैं। महेंद्र सूरत रेप केस में आसाराम के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। महेंद्र ने जोधपुर नाबालिग रेप मामले में भी अपनी गवाही दी है। नारायण साईं के खिलाफ भी महेंद्र मुख्य गवाहों में से एक है। 2 बहनें हैं ये गंगा जमुना, इनमें से ये एक का बेटा है जिसका मोक्ष या महेश्वर उसका नाम है, वो नारायण साईं का बेटा है। डीएनए होगा तो पता लग जाएगा, सामने आएगा। जब तक ये दोनों आश्रम में रहेंगी, ये आश्रम में लड़कियों को जबरदस्ती नारायण साईं के सामने समर्पित करती रहेंगी। महेंद्र चावला ने जब से बाप बेटे की अय्याशी की पोल पट्टी खोली है, उस वक्त से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इन्हीं धमकियों की वजह से उन्हें एक गार्ड की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन हमले के वक्त गार्ड महेंद्र के साथ नहीं था, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सर, इसको कुछ सुरक्षा मिली थी पुलिस से पहले? इसको पुलिस की तरफ से सुरक्षा दे रखी है थी। वो हम इंक्वायरी करवा रहे हैं कि जो गनमैन इसको प्रोवाइड करवाया गया था वो उसका क्या रोल था, और अगर वो डिफॉल्टर पाई गई, उसकी तरफ से कोई फॉल्ट पाई गई, तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन और बाकी कार्रवाई करी जाएगी। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल एंगल्स इस अटैक के पीछे जो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी होना इनको बताया गया है। क्या उससे जुड़ा हुआ है या उसी आसाराम वाले केस से जुड़ा हुआ है, ये देख। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने पूर्व भक्त महेंद्र चावला पर खुद आसाराम ने जानलेवा हमला कराया। ये सवाल इसलिए ज्यादा बड़ा बन गया है क्योंकि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों पर जानलेवा हमले की अब लंबी फहरिस्त बन चुकी है। महेंद्र चावला से पहले 11 जनवरी 2015 को मुजफ्फरनगर में अखिल गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 23 मई 2014 को गवाह अमृत प्रजापति को राजकोट में गोली मारी गई। 10 जून को प्रजापति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 16 मार्च 2014 को सूरत के प्रमुख गवाह दिनेश मूलचंदानी पर तेजाब से हमला किया गया। 28 फरवरी 2014 को सूरत रेप मामले की पीड़िता के पति के सिर पर धारदार हथियार से हमला हुआ। 13 फरवरी 2014 को कोर्ट परिसर में राहुल सचान पर चाकुओं से हमला बोला गया। हैरानी तो इस बात की हो रही है कि आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे इन हमलों को उल्टे आसाराम के खिलाफ ही साजिश की नजर से देख रही हैं।
जब भी हमारा केस कुछ इस कंडीशन में होता है, हालात पॉजिटिव होने लगते हैं, जैसे बेल होने लगेगी या बेल हम अप्लाई करने लगे, माहौल पॉजिटिव होने लगता है, बेल की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, एक एक कदम आगे और बेल ऑलमोस्ट करीब होती है, तभी ऐसे हादसों को अंजाम दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उस जांच में आराम से सामने आ जाएगा कि कौन लोग किस वजह से सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि गवाहों को मारकर आखिर आसाराम के खिलाफ ये साजिश कौन रच रहा है। अगर वाकई ये आसाराम के खिलाफ साजिश है तो फिर आसाराम अपने खिलाफ गवाही देने वालों की हत्या की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दे देते, या फिर इस सिलसिलेवार जानलेवा खेल के पीछे दरअसल आसाराम के समर्थक ही हैं जो चुन चुन कर ले रहे हैं आसाराम और नारायण साईं का बदला। पानीपत से कुलवंत सिंह के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अहम मुद्दे पर हमारे साथ सीनियर एडवोकेट के मेनन साहब जुड़ेंगे। हमारे साथ स्वामी स्वत्म बोधानंद पुरी है जो कि सपोर्टर हैं आसाराम और नारायण साईं के मुंबई से। शिवा हमारे साथ हैं, आसाराम समर्थक हैं। हमारे साथ यहाँ राहुल हैं, सेवादार हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ एचएस रावत जी हैं जो कि धर्म गुरु की हैसियत से हमारे साथ यहां मौजूद हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले एचएस रावत साहब, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा जी। एक के बाद एक हमने देखा जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, क्या आपको ये टारगेट किलिंग लगती है? इसमें मुस्कान जी क्या था कि जब हम डिबेट कर रहे थे ना पहले, जब ये अरेस्ट हुए थे, उस समय हम लोगों के ऊपर भी इतनी धमकियां आई थी कि आप हट जाइए डिबेट से, नहीं तो आपको भी गोली से उड़ा दिया जाएगा, और उसकी हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी। तो इनका जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसको देखते हुए हमें भी डाउट था कि ऐसा होगा, और वही सिलसिलेवार होता रहा है। और इसमें कहीं कोई काना फूंसी या कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत ये गवाहों को मारा जा रहा है कि ये सोचा जाए कि कम से कम वो इस बरी हो जाएंगे, और कोई गवाही देने वाला नहीं होगा तो नेचुरल है जज को उनको बरी करना पड़ेगा। मैं पहले से ही कहता रहा हूं, शुरू से सबसे ज्यादा डिबेट मैंने की इस विषय पर। मैंने कहा है कि इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि गुंडों का नेटवर्क है, और वो पहले भी मीडिया ने उनको दिखाया है टीवी चैनल्स के ऊपर। जो क्रिमिनल्स लोग थे, उन क्रिमिनल्स के हमारे पास भी टेलीफोन आए, लेकिन हमने परवाह नहीं की और पुलिस कंप्लेंट कर दी। इसलिए ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। ठीक है। राहुल भी हमारे साथ हैं, आसाराम के सेवादार रहे हैं, लेकिन उन पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है महेंद्र चावला पर किसने हमला करवाया है? देखिए, आशाराम के से संबंध में हमारे जितने लोग जो भी विटनेसेस हैं, उसमें आशाराम के अलावा हमारे ऊपर और कोई हमला कर नहीं सकता, कोई हमला करवा नहीं सकता। हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है कि हम लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है आशाराम के बारे में, आशाराम से अगर कोई प्रश्न भी पूछते तो उसको कहीं ना कहीं सजा भुगतनी पड़ती थी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि समिति के लोगों ने भी अगर आशाराम से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो उसको उसके ऊपर जानलेवा हमले हुए, और हम लोगों ने तो जाके गवाही दी है, हम लोगों ने तो जाके उसकी सच्चाई उजागर की है, तो हमारे ऊपर तो हमले होंगे ही। क्योंकि आशाराम को बहुत हम करीब से जानते हैं। आशाराम एक छटा हुआ गुंडा है जो 40-45 साल से गुंडागर्दी कर रहा है। बहुत बड़ा क्रिमिनल, एक बहुत स्ट्रांग क्रिमिनल लेवल का आदमी है, और वो अपने पीछे कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता है। वो बहुत शातिर है, आप उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। बहुत शातिर अंदाज में वो अंदाज देता। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोर्ट के अंदर जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वकील नहीं है लेकिन वकील की यूनिफॉर्म में आते हैं आशाराम के पास, और पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है ये वकील है, और आशाराम के करीब आते हैं, बात करते हैं, और इस तरह से बात करके वो वहां से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं कि कब किसको मारना है। एक चीज मैं आपको बहुत गहराई से बताना चाहूंगा कि आशाराम के इंस्ट्रक्शंस के बिना आश्रम का साधक या कोई भी आदमी कभी कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये बहुत सच्ची बात है। आप ये कभी भी आशाराम के जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तब तक कोई ये साधक हाथ नहीं उठा सकता किसी के ऊपर। तो जो भी हमले हो रहे हैं आशाराम के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं, आशाराम ही उनको प्लान कर रहा है किसको कहां से मारना है। ये बिल्कुल सच है। जैसे हाल में ही एक लड़का, मोहित नाम का लड़का आजकल है, जो आशाराम के करीब जाता है, काली पैंट पहनता है, सफेद शर्ट पहनता है, दिखता है कि लॉयर है, और वो आशाराम से इंस्ट्रक्शंस लेके आता है। और ऐसे कई लोग अंदर भी हैं जो वकील की यूनिफॉर्म में हैं, और वो चुपचाप आशाराम जब पीछे बैठा होता है वहां जाके पहुंचते हैं और आशाराम से इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं और हमले करवाते हैं। ठीक है, बहुत सच्ची बात है। ठीक है। शिवा भी हमारे साथ हैं, आसाराम के समर्थक। शिवा, साफ तौर पर राहुल आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आसाराम के सिवा, उनके लोगों के सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। देखो, जो हुई घटना दुखद हुई, भगवान उसको जल्दी से ठीक करे।
लेकिन ये सवाल आश्रम की ओर उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये राहुल और महेंद्र चावला पिछले 6 साल से आश्रम में थे ही नहीं, उसको इस केस से कोई मतलब ही नहीं है। ये फिर यहाँ आए और जब ये आपके रावत जी ने बताया कि जानबूझ के इनकी गवाही न हो, चावला जी की गवाही ऑलरेडी हो चुकी है और भला गवाही होने के बाद मारने का कोई मकसद ही नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई इतना बड़ा षड्यंत्र है। पर मेरे को तो गवाही से पहले मारा गया। बेल होने का टाइम आता है, लास्ट टाइम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तुम्हारे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं शिवा आपकी बात में। राहुल कुछ करेक्शन कर रहे हैं, राहुल बताइए। तुम्हारे बोलने से क्या होगा? तुम लोग मैं करेक्शन ये कर रहा हूँ कि गवाह महेंद्र अभी भी गवाह है और मैं भी गवाह हूँ। अभी मेरी गवाही होने से पहले मुझ पर चाकू से हमला हुआ था। मेरी गवाही पूरी होने से पहले मुझ पर चाकू से हमला हुआ था। 5 दिसंबर को मेरी गवाही नहीं होने दी थी। और इसको थोड़ा तमीज सिखाइए, शायद तमीज नहीं है। आशाराम का शिष्य, इसको तमीज नहीं है, 13 करके बात करता है। महेंद्र चावला की गवाही हो चुकी है, उसके बाद का नहीं होता है। और आपका गवाही पे देने आने का मतलब क्या होता था? आपने पायलट बाबा और कुछ भी बन के आश्रम के जितने साधकों को करोड़ों रुपया ठगा है और कहीं से भी मिशनरियों से करोड़ों रुपया आपने लिया है। करोड़ों रुपया लेके आप आ रहे हो, तब जाके आ रहे हो सामने। आपका यहाँ आने का मतलब है इस घटना से आपका कोई भी मतलब नहीं था। आपका क्या सबूत है? क्या सबूत है? कोई भी सबूत तुम्हारा हमने गवाही में क्या बोला है? आपने शायद 1 मिनट आपको फिर नहीं, ठीक है राहुल, 1 मिनट रुकिए। राहुल 1 मिनट रुकिए। शिवा, आपको क्या लगता है किस तरीके की साजिश रची जा रही है? किस तरीके की साजिश रची जा रही है? मतलब नहीं था 5 साल। जिस समय बापूजी की बेल होने को होती है उस समय कुछ न कुछ बापूजी के लिए घटना खड़ी कर दी जाती। इनके आपस की टीम में कहीं न कहीं हो रहा होगा ताकि ये बापूजी को बेल न मिल सके। बाकी ये मतलब ही नहीं होता है। जिसके बयान हो चुका है उसके ऊपर हमले का मतलब साफ साफ पता चल रहा है। इसके पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश चल रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। विरुद्ध भी गवाह है, उसकी गवाही बाकी है। स्वामी बोधानंदपुरी जी, अगर आसाराम के लोगों को ये लगता है कि उनकी बेल होने वाली होती है तभी इस तरह का कांड अंजाम दिया जाता है जिससे उनकी बेल रुक जाती है, तो फिर ये लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करते हैं कि भाई जांच होनी चाहिए कि ये हत्याएं बाहर कौन कर रहा है? इसकी जांच की मांग आसाराम के समर्थकों की तरफ से, उनके पैरोकारों की तरफ से कभी नहीं उठाई। बापू जी ने 10 बार बोल चुका है इसके। ठीक है, शिवा आऊंगा आपके पास, शिवा आऊंगा। बापूजी ने 200 बार बोला है। नहीं, बापूजी के बोलने से नहीं होता। बापूजी तो अंदर है भाई, आप बाहर हैं। आपने क्या कदम उठाया? खैर बोधानंद जी, मैंने आपसे पूछा है सवाल। हाँ जी, शिव बहुत अच्छा। भारत की न्यायपालिका कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और हमारा संपूर्ण विश्वास है कि आगे सही एवं उचित फैसला आने वाला है। हम मानते इस बात को, पर ये बात सिद्ध नहीं होता कि ये जो हत्याएं हो रही है ये बापूजी के द्वारा हो रहा है। ये बातें सिद्ध नहीं होती। विरोधी पक्ष के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मैं अच्छाई और धर्म को लेकर के समर्थन में उतरा हूं। अरे बोधानंद जी, लेकिन क्या आपने कभी, अरे सुनिए, क्या आपने कभी ये विचारा है कि जो गवाह हैं उन्हीं की हत्या क्यों हो रही है? साबित तो नहीं हुआ, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया? मेरे मन में भी ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। गवाहों की हत्या, अरे शिवा रुकिए भाई, आऊंगा आपके पास। अनावश्यक रूप से किसी के प्राण की हत्या नहीं होनी चाहिए और भारत की कानून व्यवस्था उचित फैसला देने वाली है। पर यह बात सिद्ध नहीं होती कि बापूजी और बापूजी के लोग ही ऐसा काम करवा रहे हैं। प्यारे बंधुओं, बोधानंद जी, हमारे जैसे लोग जो हैं टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं, उनको धमकियां कौन दे रहा है? जो हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो हम डिबेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, हमारे लोगों को धमकी कौन दे रहा है? आसाराम बापू हम तो जानते नहीं, हम तो कभी आसाराम बापू से मिले नहीं, हमने कोई गवाही नहीं दी। हम तो सिर्फ उनके खिलाफ ये डिबेट करते हैं कि उन्होंने जो किया गलत किया, उनको माफी मांग लेनी चाहिए और इस केस को रफे दफे करना चाहिए, अपने गुनाह को कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मारने की धमकी अगर दी गई है तो ये कौन धमकी दे रहा है? कोई गिरोह तो है, कोई ऐसा रैकेट तो है कि जो आसाराम बाबू के इशारे पे काम कर रहा है। वो कौन है?
आप इसका पता लगाइए। इससे तो आसाराम बापू की जमानत कभी हो ही नहीं इसका सकती। जवाब मुझे लगता है हमें शिवा से लेना चाहिए। शिवा, अगर रावत जी को कोई धमकी देता है तो वो कौन है फिर? जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिवा, रावत जी को धमकी देना हो तो उनका फोन रिकॉर्ड करके तुरंत पुलिस में देना चाहिए। ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिवा, रावत जी को धमकी देना हो तो उनका फोन रिकॉर्ड करके तुरंत पुलिस में देना चाहिए कि कहां से धमकी आई, पूरा रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए। मैं बाकी केवल हमारी धमकी धर्म देने का के कहीं हिसाब मतलब से नहीं होता समर्थन में है। आप उतरा यहाँ हूं। आ रहे हो, आए दिन इसके धमकी बराबर आती कोई है, बड़ा हेल्पलाइन बड़ा नंबर बात पर। है, कहीं ना कहीं से ट्विटर पर आपको धमकी दे मिल रहा है। से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक-एक करके। मुझे शिवा, तुम तो ऐसा लड़कियों लगता के है कि सप्लायर हो ऐसा कुकृत्य और नहीं कर लड़की सकते। को भी तुमने सप्लाई किया था पीड़िता को। अच्छा ठीक है, न्यायपालिका बहुत मजबूत है भारत ठीक में। है। शिवा का कहना है कि भाई अगर किसी के पास आएगा धमकी आती है तो और उसे हम अपना भी फोन रिकॉर्ड इंतजार जाकर में पुलिस को बैठे। दिखाना चाहिए। राहुल, आप पर जो हमला हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ तथ्य निकल करके सामने आए? जी, मैं आपको हमले वाली दिन की बारे में घटना बताता हूं। आशाराम 18 महीने के अंदर पहली बार कोर्ट से बाहर आए, क्योंकि मैं 5 दिसंबर को मैं वहां स्टेटमेंट देने गया, आशाराम ने मेरा स्टेटमेंट नहीं होने दिया। उसके बाद मैं 12 फरवरी को गया, वहां भी स्टेटमेंट नहीं होने दिया। मुझे अगली तारीख देने के लिए बहुत झगड़ा किया, बहुत चिल्लाया आशाराम। तो 13 तारीख को मैं तारीख लेने गया तो आशाराम बीच में बाहर आए कोर्ट से, और उन्होंने बाहर आके अपनी छाती पर ऐसे ऐसे घुसा मारा, और जिस लड़के ने मुझे चाकू मारा वो लड़का जाली के पीछे खड़ा था, और उसने देखने के बाद उसने अपनी गर्दन हिलाई कि मैं समझ गया, और उसी लड़के ने मुझे चाकू मारा। आशाराम अब तक बाहर नहीं आए थे, लेकिन आशाराम बार बार मेरी स्टेटमेंट को रुकवा रहे थे कि इसके स्टेटमेंट होने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके बहुत करीब रहा हूं, उसकी क्या हरकतों को मैंने देखा है। ये आशाराम के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, और मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है। बस ये सबूत इकट्ठे करने की बात है कि ये कोर्ट से सजा मिलने के लिए, और कुछ नहीं। ये छोटे बच्चे वाली बात है तुम्हारी, है बच्चे वाली बात नहीं है। बच्चे, ये छोटे बच्चे वाली बात है। कोर्ट के सामने कोई कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोर्ट के सामने करे। तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम मिल सकता था। ये जो आरोप लगा रहे हैं, बच्चे वाली ही बात है। कोर्ट के सामने यूं इशारा करके हो जाना, वो बापू जी को जैसे उनको सामने को पहचानता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अपनी आंखों से देखा, और मैं कोई बच्चा नहीं हूं, और मैं घास भी नहीं खाता हूं, मुझे समझ है। मैंने देखा आंखों से देखने से क्या होता है? इग्नोर किया। अरे शिवा, 150 बंगला का जब खेल चलता था, 150 बंगलों का जब खेल चलता था तो फिर ये भी तो खेल हो सकता है शिवा। मीडिया की भी वीडियो सीडी पड़ी है, कहीं पे भी कोई इशारा बापू ने नहीं किया था। ये तुम्हारा बनावटी खेल है, बनावटी खेल के खिलाफ। देखो शिवा, आप तो लड़कियों के सप्लायर रहे हैं, समाज है, आपके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, आपके ऊपर केस भी चल रहा है। आप तो लड़कियों के सप्लायर हैं। समाज भी ऐसा कुकृत्य गुरुकुल से लड़के सप्लाई करते थे, संभावना है। अरे बोधानंद जी रुकिए। शिवा, आप क्या बच्चों का खेल बता रहे हैं इसको? कोई अपनी हत्या की साजिश रचेगा, मर जाएगा, जान से चला जाएगा, बच्चों का खेल लगता है आपको ये शिवा? अगले पर जानलेवा हमला हुआ है। हाँ जी, शिवा की सारी बात। हाँ, तो ऐसा कुछ पूरी रिकॉर्डिंग है मीडिया की। कोई इशारा, जब बापूजी बाहर आए थे उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम की पूरी वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है। कहीं पे भी कोई साबित नहीं हुआ है इसको, कहीं पे भी वो पता नहीं। भाई राहुल, ये तो कह रहे हैं कि जब पहली बार आसाराम जेल से बाहर आए थे उस वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने से नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह का इशारा किया हो। ये झूठ है, इनके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। और एक मोहित नाम के लड़के को भी इसने इंस्ट्रक्शन दिया था, जो अजय से पहले एक अर्जुन नाम का लड़का आया करता था। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सारी मीडिया के पास है, सारी मीडिया के पास है, सारे कैमरे उस टाइम चालू थे। उसी पर आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं मैं। एक अर्जुन नाम का लड़का आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत है? इशारा किया बाद में वो पकड़ा गया जब उसके अरेस्ट वारंट निकले, हमने फोटोग्राफ, आप मीडिया के पास है उसके बहुत सारे फोटोग्राफ। फिर एक मोहित नाम का लड़का, उसके बाद उसकी जगह ले ली। वो मोहित उससे इंस्ट्रक्शन लिया करता था। मोहित के इतिहास में नहीं जाएंगे, उसके बाद मोहित भी वहां आया था। राहुल, कई तरह के मामले हो सकते हैं। गवाहों को कोर्ट में गवाही देने से जाने से रोकने का मामला हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अगर गवाह रहेंगे ही नहीं तो गवाही भी नहीं होगी और अपने आप मामला ढीला पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है किस मकसद के साथ ये काम कराया जा रहा है? अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आशाराम को मालूम है कि मेरे बचने के रास्ते सारे बंद हैं। जैसे अखिल को मारा गया, अखिल अकेला ही आशाराम के पूरे परिवार को आजीवन जेल में डलवा सकता था, अकेला अखिल, क्योंकि वो आशाराम का रसोईया था। इसलिए अखिल को साफ करवाया गया। जो लोगों को मालूम है कि जिनकी गवाही आशाराम को बहुत चोट, मुझे बोलने दो शिवा, मुझे बोलने दो। और ये मालूम था, और हम लोगों में से 3 लोग ही यहाँ पर बहुत ज्यादा आशाराम की सच्चाइयां खोला करते थे, महेंद्र चावला, मैं, अमृत प्रजापति और अजय।
अभी हमले की संभावना अजय के ऊपर बहुत ज्यादा है। मुझको जान से मारने की कोशिश की गई और मेरे पैर, मेरा तीसरा हमला मेरी गर्दन पे होने वाला था। सारे साधकों को लूटते थे, कई साधकों को करोड़ों रुपया से लूटा है। सबूत दो शिवा, सबूत दो शिवा। बच्चों जैसी बातें मत करो। यहाँ पर मीडिया में बैठे हैं, तब आश्रम से बाहर निकाला गया, तब तुम जाके बोल के आ रहे हो। शिवा, तुम बच्चों की तरह बात मत करो। यहाँ पर मीडिया में बैठे हो, एक सबूत दो। मुझे बोलने दीजिए। ये मुझे बोल बोल के काट रहा है क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ रही है। मैं माँ गीता की सौगंध खा के कहता हूँ, मुझे बोलने दो। मैं माँ गीता की सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर कभी भी मीडिया में मैंने झूठ बोला हो या आशाराम से कभी यहाँ पर चोरी की हो, सुनो मुझे बोलने दो, ये चुप रहो। मैंने कभी आशाराम के यहाँ से कभी एक पैसा भी चोरी किया हो, हमने वहाँ पैसा दिया होगा, कभी लिया नहीं होगा आशाराम से। झूठ कोई भी हमने दिया होगा, तुमने कई बार, हमने माँ गीता की सौगंध खा के कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। तुम व्यक्ति बातें करते हो। तू तो लड़कियों का सप्लायर है, तू लड़कियों का सप्लायर है, तुझे यहाँ बैठने का मौका दिया गया। खाने वाले झूठे होते हैं, सौगंध खाने वाले झूठे होते हैं। झूठे तो सप्लायर हो, कोर्ट तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम दुनिया को सर्टिफिकेट देना बंद करो शिवा, तुम्हारा सर्टिफिकेट देना बंद करो। तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम हिंदुओं को, हम हिंदुओं को तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए शिवा। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो बता रहे हैं, तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो, करोगे। हमने पैसा दिया होगा आश्रम में, आश्रम को हमने कमा कर खिलाया है, कमा कर खिलाया वर्षों तक आश्रम को। आश्रम जय की रगों में हमारी कमाई का राहुल और शिवा, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एच.एस. रावत साहब, एच.एस. रावत साहब, क्या कोई अपने ही ऊपर जानलेवा हमला कराएगा? क्या कोई खुद जान से मर जाएगा? आप एक बात बताएं, एक के बाद एक गवाहों को क्या यही रास्ता मिल रहा है कि वो अपने ऊपर हमला कराएं और आसाराम पर इल्जाम लगाएं? अनुराग जी, इनको बिल्कुल नहीं पता, इनको सेंस नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति अपने ऊपर हमला नहीं कर सकता। पता है कि ब्लेड मारने में भी कितनी तकलीफ होती है। दाढ़ी बनाते हुए अगर ब्लेड लग जाए तो आदमी हालत खराब होती है। वो चाकू कैसे मार सकता है व्यक्ति? कोई अपने ऊपर गोली कैसे मार सकता है? वो व्यक्ति कैसे, इतने लोग मारे गए उनको कैसे मारा जा सकता है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो आसाराम जी का रिकॉर्ड है पिछला, जो वायलेंसी का रिकॉर्ड जो बोलता है, जो मीडिया में बार बार पर्दाफाश हुआ, फिर वो दब गया, उनके आश्रमों में क्रिमिनल लोग आए, मर्डर करके आए, उनको रोका, वो सब एक गैंग है जो धीरे धीरे इन गवाहों को निपटा रहा है, जिससे कि केस कमजोर हो जाए और वो निकल के आ जाए। लेकिन इस प्रकार की हत्याएं करने से आसाराम जी बाहर नहीं आ सकते। और जो राहुल जी कह रहे हैं कि या शिवा कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप चाकू मार लिया, अपने आप क्यों चाकू मारेंगे? आसाराम जी से कोई इनको कर्जा थोड़ी लेना है या उनको कर्जा देना है। ये एक उनके ऊपर जानलेवा हमला इसलिए किया गया कि वो जाकर के कोर्ट में गवाही ना दे राहुल जी। इसलिए राहुल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमला वहां हुआ। और अमृत प्रजापति लगातार टीवी के ऊपर बोल रहे थे हमारे सामने, और हमने उनको मार नहीं दी थी, तुम मारे जाओगे, मारे गए। चावला जी को भी मेरी गवाही बाकी है, और मेरी गवाही, हमारी गवाही सिक्योरिटी जोन में बैठे हुए, इसलिए हमारे ऊपर हमले की संभावना नहीं है। चावला जी अभी अस्पताल में हैं और हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ होकर लौटे। हमारी गवाही बाकी है। सूरत और अहमदाबाद में महेंद्र और मेरी गवाही बाकी है। सूरत और अहमदाबाद में मेरी और महेंद्र की गवाही अभी बाकी है जी। हम लोग अभी भी गवाह हैं। शिवा, आप तो कह रहे थे महेंद्र चावला की गवाही हो चुकी है, अभी राहुल तो बता रहे हैं उनकी अहमदाबाद में गवाही बाकी है। अहमदाबाद और सूरत के अंदर, सूरत जोधपुर केस में महेंद्र चावला की गवाही हो चुकी है इसमें, लेकिन अहमदाबाद और सूरत में बाकी है अभी। आप लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं शिवा। अहमदाबाद की खुद लड़की ही बोल रही है, नहीं झूठ की नहीं, अहमदाबाद की खुद लड़की ही बोल रही है कि मेरे को प्रेशर में बयान दिया जा रहा था किसी के कहने से। लड़की ने वहां का मतलब ही नहीं हो रहा है। दिखाइए, चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौट। बच्चार पर जानलेवा हमला, आखिर आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले क्यों मारे जा रहे हैं? जब यही सवाल आसाराम से पूछा गया तो आपको सुनवाते आसाराम ने क्या कहा, और फिर आपको सुनवाएगी कि आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे का इस मामले में क्या कहना है। फिर चर्चा में आते हैं। चावला पर हमला हुआ, क्या ये आपने करवाया? सब हमले दुनिया में मैं ही करवाता हूँ। लगातार गाँव पर हमले होते हैं, हमारे ठीक नहीं, आप मेरे को परेशान चावला पर हमला हुआ, क्या ये आपने करवाया? सब हमले दुनिया में मैं ही करवाता हूँ। लगातार गाँव पर हमले होते हैं, हमारे ठीक नहीं, आप मेरे को परेशान। जब भी हमारा केस कुछ इस कंडीशन में होता है, हालात पॉजिटिव होने लगते हैं, जैसे बेल होने लगेगी या बेल हम अप्लाई करने लगे, माहौल पॉजिटिव होने लगता है, बेल की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, एक एक कदम आगे और बेल ऑलमोस्ट करीब होती है, तभी ऐसे हादसों को अंजाम दिया जाता है।
तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उस जांच में आराम से सामने आ जाएगा कि कौन लोग किस वजह से सामने हैं। ये हादसे उस समय हुए हैं, उन समयों पे, उन टाइम्स पे हुए हैं जब हमारी बेल का माहौल ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाता था। राहुल, सुना आपने, ये आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे कह रहे हैं कि जब हमारे माहौल बनने, जब हमारी बेल का माहौल ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाता था। राहुल, सुना आपने, ये आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे कह रहे हैं कि जब हमारे माहौल बनने लगता है पक्ष में, तभी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे कि हमें परेशानी हो, आसाराम को बेल न मिले। ये कोई और करवा रहा है, आसाराम नहीं करवा रहे हैं। जी, इस बात में बिल्कुल भी वजन नहीं है। अगर इनको लगता है कि कोई षड्यंत्र है, ये इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवाते हैं, कोई सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते? ये लोग खुद अपनी भी जांच नहीं करवाना चाहते। इनको मालूम है कि जांच के माध्यम से इनकी सारी पोल पट्टियां खुल जाएंगी। अब मैं आपको आशाराम के बेल का खेल बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रहस्यमय है, जो अब तक किसी को मालूम नहीं है। जी, आशाराम ने एक बहुत बड़ा बेल का खेल रचा हुआ है। आशाराम की प्लानिंग है, क्योंकि आशाराम ने कोर्ट में कहा हुआ है कि जिस समय पीड़िता कह रही थी मेरा रेप हुआ है, उस समय मैं सगाई करा रहा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रावण मास में, जिस समय चतुर्मास लगता है, श्रावण मास में आशाराम कहता है कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इससे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं। कि सगाई कैसे करवा रहे थे, पहली चीज। दूसरी बात यह, जैसे ही बेल से छूटेंगे, इनका उद्देश्य है कि सबसे पहले निकल के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब तक इन्होंने कोई शख्स पेश नहीं किया कोर्ट में, क्योंकि है ही नहीं। ये बेल का सारा खेल ही यही है पूरा, कि निकलने के बाद इनको वीडियो बनानी, प्रूव करने के लिए, पीड़िता को झूठा साबित करना है। ये सब गलत है, सब षड्यंत्र है। देखो, मैं तो सगाई कर रहा था वहां पर। ये वीडियो बनाना है सगाई का, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि उनके पास कोई शख्स नहीं है। आशाराम ने कहा कि मैं वहां सगाई करवा रहा था उस समय, जिस समय आप आरोप लगा है। तो आशाराम को वहां से निकलेंगे और मड़ई आश्रम में वहां पर वीडियो बना लेंगे, क्योंकि कोई तो प्रूफ होना चाहिए दिखाने के लिए कि साहब मैं वहां सगाई करा रहा था। नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, आप को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इस तरह का वीडियो बनवाएंगे। मैं इस पर शिवा से भी सवाल करूंगा, लेकिन के मनन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। के मनन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लगातार सिलसिलेवार आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमले हो रहे हैं, 2 लोगों की जान ली जा चुकी, 2 लोगों की हत्या की जा चुकी है, क्या कहेंगे आप इस पर? के मनन साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन तक हमारी आवाज जाए उससे पहले हम शिवा का रुख करेंगे। शिवा, ये वीडियो का क्या खेल है? साफ तौर पर राहुल कह रहे हैं कि वो जेल से बाहर आने के बाद एक वीडियो बनाएंगे, एक फेक वीडियो बनाएंगे जिसमें वो सगाई वाली अपनी बात साबित कर सके। ये तो आपको लग रहा सीधा बचपनी बुद्धि है। इसके पहले ही सारे फोटो है, जिस टाइम 10:30 से 12:30 का टाइम बता रहे हैं, उस समय के फोटो कोर्ट में ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। और ये कुछ भी बोलने से क्या हुआ? इन लोग, इसको मेरा सवाल है, मीडिया सच होती है झूठ? अगर सच होती है तो मीडिया में ही ये साधकों को ठगने वाला पायलट बाबा बन के करोड़ों रुपया ठगा है, ये मीडिया में ही आया हुआ है, एनडीटीवी में आया हुआ है और लोक चेतना में आया हुआ है। और उसके पहले 50 करोड़ का फैक्स उनकी टीम ने मांगा है। 50 करोड़ की टीम का फैक्स 2008 में उनकी भरपाई नहीं हुई और दूसरे जगह से पैसे मिल गए, तब तो जाके यहाँ बोलने आ रहे हैं। कौन से सबूत हैं? इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर सबूतों के आधार पे बात करो, सबूतों के आधार पे। अब बचपन से बातें कर रहे हैं शिवा लगातार। नहीं, लेकिन राहुल, शिवा कह रहे हैं कि कोर्ट में उस वक्त के सारे फोटोग्राफ्स पेश कर दिए गए हैं जिस वक्त के आसाराम ने कहा कि वो सगाई करा रहे हैं। जी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा, ये बिल्कुल झूठी बातें। ये जितनी बातें कह रहा है इसमें 90% झूठ है। इसने ये भी बोला कि महेंद्र चावला की अब तक गवाही हो चुकी थी, लेकिन महेंद्र चावला की सूरत और अहमदाबाद में गवाही बाकी है। मेरी भी सूरत और अहमदाबाद में गवाही बाकी है अभी अहमदाबाद केस के अंदर। ये जितने भी जितनी भी बात बोल रहे हैं सब झूठ लगातार बोलते चले जा रहे हैं। जी अनुराग जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, आपको पता चलेगा कि एक सच्चाई स्टेप बाय स्टेप पता कीजिए कि हर चीज को झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कुछ साक्ष्य अब तक पेश नहीं किए हैं। मुझको बोला करोड़ों रुपए लेने की बात बनाया हुआ इनका। के मनन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मनन साहब, आज महेंद्र चावला पर हमला हुआ, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उससे पहले राहुल हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए इस केस के गवाह। राहुल पर जानलेवा हमला हो चुका है, राहुल से पहले भी कई हमले हो चुके हैं। अमृत प्रजापति की जान इस मामले में जा चुकी है। क्या लगता है आपको ये सीक्वेंस ऑफ टारगेटिंग समबडी क्या कहलाता है, किस तरफ इशारा करता है, कौन हो सकता है इसके पीछे?
देखो, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो हूं नहीं, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है या जिन पे ये अटैक हुआ है आज, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इस ऑफेंस जिसने ये कमिट किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। बाकी ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि ये किसने ये दुखद घटना में कौन शामिल है, कौन इसका मुलजिम है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही इस नतीजे पे आ सकती है। इसमें मैं आप कोई भी इस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकता। और कहाँ ये सुई जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कई बार हम सोचते कुछ और है, जब इन्वेस्टिगेशन होकर निकलती है मामला कुछ और निकलता है। लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। नहीं, लेकिन के मनन साहब, सिलसिलेवार गवाहों पर हमला जो है वो शक की तरफ इशारा कर रहा है। अभी कुछ देर पहले आसाराम की प्रवक्ता ने कहा कि जब जब आसाराम का केस थोड़ा पॉजिटिव होने लगता है, जब जब उन्हें बेल मिलने का रास्ता साफ होने लगता है, तब तब ये लोग अपने ऊपर खुद हमले करवा लेते हैं या कोई और हमले कर देता है जिससे उनका केस बिगड़ जाए। क्या आप मानते हैं, इस नीलम दुबे की बात को केवल हंस के छोड़ दिया जाए या फिर ये बात भी किसी तरफ इशारा करती है? ये भी एक पहलू हो सकता है, क्योंकि मेरे को जो लगता है, क्योंकि जब भी बेल की जहां तक बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। लेकिन अगर उनके कोई दुश्मन इस चीज में किसी तरह ऐसे ऑफेंस में सम्मिलित हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत जल्दबाजी में कोई सी प्रकार का कमेंट करना या टिप्पणी करना, ये भी एक लॉयर के लिए वाजिब नहीं होता है, क्योंकि हमें और आपको इस घटना की जो जांच हो रही है, वो जांच में पता चल जाएगा कि कौन आदमी इसके पीछे है, किस आदमी ने ये इतना जघन्य अपराध किया है। उस चीज का हमें इंतजार करना चाहिए। मेरे से टिप्पणी मांगोगे, मैं कोई खुदा तो लगा हुआ नहीं कि मुझे कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब। आप वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपको प्रॉपर राय देनी चाहिए। यहाँ पर आपको बुलाए इसलिए चैनल पर, आप तो इतने श्रेष्ठ वकील हैं, आपको तुरंत बताना चाहिए कि हाँ, सिलसिलेवार जो हमले हो रहे हैं इनके पीछे कोई साजिश है या कराए जा रहे हैं या ये खुद करा रहे हैं। आप तो रोज ये केस कभी वकील हुआ करते मेरे दोस्त जरा मुझे माफ करना। आप देखो, वकालत हम कोर्ट में करते हैं, ना कि हम चैनल पे बैठ के वकालत करेंगे। अगर मैं कोई राय भी देता हूं या मैं कोई बात करता हूं, वो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होती है। इस तरह से मेरे को आप अल्योर करोगे तो मैं इस अल्योर मेनन साहब इतने वकील यहाँ पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील आते हैं, सब अपनी राय रखते हैं। ठीक है, मनन साहब पर हम दबाव नहीं बना सकते, लेकिन के मनन साहब, इतना जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये आसाराम के विरोधियों की साजिश है कि वो उनके केस को कमजोर करने के लिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या इस तरीके से केस कमजोर होता है वाकई में? क्या उन्हें बेल मिलने में दिक्कत होगी इस तरीके के मामले अगर सामने आते रहे तो? देखिए, इस ऐसी दुर्घटना या घटना का बल्कि उल्टा असर होता है कोर्ट के माइंड पर और केस पर। ये मैं नहीं मान सकता इस चीज को। अगर गवाह है, गवाहों को कोई थ्रेट करता है तो मुलजिम के खिलाफ पड़ी जाती है चीज। तो मुलजिम अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं ना मारेगा। उसको अगर पता है कि मेरी बेल पेंडिंग है, जब मेरा ये सुनवाई है केस की बड़ी क्रूशियल स्टेज पर है, और मुलजिम अपने आप को फंसाने में या न्याय प्रणाली में दखल देता है, तो उसके खिलाफ पड़ी जाती है वो चीज। तो मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर कोई भी, मान लो A, B, C, D, एक आदमी, इनका क्यों नाम लूं मैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। नहीं, लेकिन अभी शिवा बैठे, इनका कहना है कि भाई ये लोग खुद ही अपने ऊपर हमला करवा रहे। मनन साहब, आपकी बात ठीक है कि कोई भी आरोपी, कोई भी इस तरीके से अपने खिलाफ केस कमजोर करने के लिए इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन कोई अपने ऊपर भी तो हमला नहीं करवाएगा, कोई खुद भी तो जान से नहीं जाएगा। मैं ये इतने कहूंगा, नो कमेंट्स, बिकॉज अपने आप पूरी करवाना, ये नहीं बोल रहा हूँ। कोई ना कोई एक बड़ा आदमी है कि इनके पीछे कोई ना कोई अनुराग जी, मेनन साहब आशाराम के वकील रहे हैं। मेनन साहब आशाराम के वकील रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेनन साहब आसाराम के वकील रहे या नहीं रहे। वो एक वरिष्ठ वकील की हैसियत से हमारे साथ हर एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा राहुल कि आप उनसे अपेक्षा रखें कि वो आसाराम के खिलाफ बोले, उनके पक्ष में बोले। मनन साहब एक वरिष्ठ वकील के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आप यही क्यों सुनना चाहते हैं?
उन्होंने दोनों एस्पेक्ट पे बात की। कौन से मेरे ये दोस्त बोल रहे हैं, इनको भी अगर ये लॉयर हैं तो इनको पूछो। नहीं, ये गवाह है, जवाब राहुल है, ये गवाह है, ये आसाराम के बहुत करीबी रहे मनन साहब, और इन पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। तो ये दुर्घटना है, तो अगर ये दुखद घटना हुई है तो उसकी जांच मनन नहीं करेगा, उसकी जांच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में अगर आसाराम का कोई व्यक्ति पाया जाता है तो सजा मिलेगी उसको, ठीक है। अरेस्ट मनन साहब, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत अहम सवाल के मनन साहब से हम पूछेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। गवाही देने वालों पर सिलसिलेवार हमले क्यों हो रहे हैं, वो क्यों मारे जा रहे हैं? के मनन साहब, दोनों ही एस्पेक्ट जो है वो विचारणीय हो सकते हैं। पहला ये भी हो सकता है कि आसाराम और उनके लोगों, उनके समर्थकों की तरफ से ये किया जा रहा हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आसाराम के लिए परेशानी खड़ी करने वाला भी एक कोई गिरोह हो, कोई गुट हो जो नहीं चाहता कि आसाराम जेल से बाहर आए, और उसके द्वारा इन कामों को, इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा हो। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि इस तरीके के जो वारदातें हैं, इनकी जांच की मांग आसाराम की तरफ से उठनी चाहिए थी कि मेरे को जब बेल मिलने वाली होती है, मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले इस तरीके के कुछ लोग हो सकते हैं? मैं टोटली आपके साथ सहमत हूं। ये बात उनके लॉयर्स को और आसाराम जी को, हायर अथॉरिटीज को जरूर लिखना चाहिए कि इस केस में या ऐसे केसों में जहां जहां ये वारदातें हुई हैं, उनकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी जिम्मेदार, जो भी आदमी उसके लिए जिम्मेदार है, उसको अरेस्ट करके जेल में डालो और उनके प्रॉपर मुकदमा चलाओ। ये बात सही है, टोटली मैं आपके साथ सहमत हूं। चूंकि ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो कोई भी केस में किसी प्रकार की कभी गवाही नहीं हो सकती जी। पर अनुराग जी, उनका कोई शत्रु है ही नहीं। अगर गवाही मार दिए जाएंगे, अनुराग जी, गवाही इस तरह मार दिए जाएंगे, इसलिए नहीं है कि 1/3 पॉपुलेशन हिंदुस्तान की उनको प्यार करती थी, आसाराम जी की, उनकी दीवानी थी। सबसे पहले वो धर्मगुरु थे, उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो उनका कोई दुश्मन क्यों हो सकता है? वो भी दुश्मन इतना कि हत्याएं करता हो, ऐसा जो संभव नजर नहीं आता। मनन साहब की बात में बहुत दम है रावत साहब, मनन साहब की बात में इसलिए दम है कि कोई अपना केस कमजोर करने के लिए ये हरकत क्यों करेगा? जिसके आसपास इतने बड़े बड़े वकील रहते हो, क्या वो उसे सलाह नहीं देंगे कि ऐसा करने से आपका केस कमजोर होगा? जी, उत्तर प्रदेश और बिहार की हिस्ट्री अगर आप उठा करके देखें तो वहां कर केसों में 90% लोग सजा से मुक्त इसलिए हो जाते हैं कि पहले गवाहों को मार दिया जाता था। भाई, वो कोई आसाराम नहीं होते। ये आपने खुद कहा कि 1/3 जो है पॉपुलेशन वो इनकी फॉलोअर रही है। जब तो ऐसे पब्लिक फिगर को इतनी घटिया सलाह कौन देगा? अनुराग जी, जब जेल में व्यक्ति होता है तो बहुत बुरी हालत में होता है, और वो साम दाम दंड भेद की नीति इस्तेमाल करता है और ऐसी सलाहें वो लेता है जो सलाहें उल्टी पड़ती हैं। भाई शिवा, ये एक बहुत बुनियादी सवाल है कि अगर आसाराम के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है तो फिर इसकी जांच की मांग आसाराम की तरफ से क्यों नहीं की गई? उनके वकीलों की तरफ से कोई पिटीशन क्यों नहीं दायर की गई? बापू जी ने पहले ही डाल दी कि इनको प्रॉपर सुरक्षा की जाए, उसके पहले ही डाल चुकी थी, आज से 7 से 8 महीने पहले। और इस बात की, इसके पीछे कौन षड्यंत्र सबसे ज्यादा अच्छा राहुल बता सकता है, क्योंकि मैं जब बयान देने आया कोर्ट के अंदर, राहुल मेरे को बोल रहा है, राहुल अभी बोल रहा है कि मैं सब सच बता रहा हूँ, तो ये बोले कि मैं सच, ये जो चीज झूठ है, मेरे को बोल रहा है कि तुम भी बापूजी के खिलाफ हो जा, बाकी पैसे की चिंता मत कर, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तो कहाँ से इसको इतना फंड आ रहा है? झूठ जाके मेरे को इतना बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने कोर्ट में इस तरह की, मैं कभी आपसे बात नहीं की, झूठ है। माँ गीता की सौगंध है, चिल्ला के हमारी बात है, माँ गीता की सौगंध है, झूठ बोल रहा है, एकदम एक नंबर का ढोंगी है। मैंने कभी इस तरह से इससे बात नहीं की और आज तक कभी नहीं की मैंने, आज तक इससे बात कभी इस तरह की बात नहीं की मैंने, आज तक इससे कि मुझे पैसा दूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। एक नंबर का, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शिवा। बच्चियों का सप्लाई, बच्चियां सप्लाई करता था, आज इस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कभी नहीं बोला ये बात, पैसा अगर आपके पास नहीं है, इसने मुझे नमस्कार किया क्योंकि मेरा जूनियर है, इसने मुझे नमस्कार किया, और लेकिन कभी इसने इस तरह की बात नहीं की। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैंने कभी नहीं कहा तुझे झूठ मत बोल, मैंने कभी नहीं कहा तुझे, कभी भी नहीं कहा। तू झूठ बोल रहा है यहाँ पर, मैंने कभी नहीं कहा तुझे, लगातार झूठ पर झूठ बोले चला जा रहा है। शिवा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आसाराम के वकीलों की तरफ से जांच की मांग क्यों नहीं की गई अब तक? अरे भाई, ये सब कागज रख दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए शिवा। राहुल एक मिनट बापू जी ने डाल दिए एप्लीकेशन,
बापूजी ने पहले से ये एप्लीकेशन डाल दी है। नंबर का झूठा। लेकिन राहुल का कहना है शिवा कि आसाराम के वकीलों की तरफ से इसकी जांच की मांग इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि जांच होगी तो फिर आसाराम ही फंसेंगे। ये राहुल का कहना है। आसाराम की पोल खुल जाएगी पूरी। ये देखिए आसाराम की साहब पूरे परिवार की पोल खुल जाएगी क्योंकि प्रॉपर हम खुद भी बोल रहे हैं, पहले से बोल दिया बापू ने, उस टाइम भी मीडिया में भी बोल दिया था कि प्रॉपर जांच इसकी होनी चाहिए, पहले भी बोल दिया था। इनको पूछो ना, मीडिया बोले तो पे भी बैठने को तैयार लाखों रुपए कैसे लूटा साधकों को। भारती, अरे शांति रखो, बात सुन नहीं दे रहे क्योंकि ये बात बोलने की हमारी बात सामने ना आ पाए इसलिए चिल्लाता है बार बार। ये आशाराम की पत्नी और बेटी ने लाई डिटेक्शन मशीन पे भी बैठने को तैयार कर दिया था, आप लोगों को पता होगा। ये लोग सत्य चाहते नहीं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, धर्म के ऊंचे ओहदे पे जितने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई लांछन लगता है तो उनको सामने से आकर बोलना चाहिए कि उसके पद की गरिमा के लिए कि हमारा ये टेस्ट कराओ इस पद की गरिमा के लिए। लेकिन नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्शन टेस्ट है, वर्तमान समय के मापदंड है, लेकिन ये किसी भी टेस्ट के लिए इसका परिवार तैयार नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी ने तो यहां तक मना कर दिया, हम लाई डिटेक्शन छोटे से टेस्ट पे भी नहीं बैठेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? जांच की बात है, कभी जांच को तैयार नहीं होंगे ये लोग। के मनन साहब, ऐसे में मामले में क्या हो सकता है? के मनन साहब, क्या हो सकता है ऐसे में मामले में कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर प्रलोभन का आरोप लगा रहे हैं, जानलेवा हमला करने का आरोप लगा रहे हैं? ये सब हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं, उधर भी इधर भी। जो मैं दोनों की बातें सुन रहा हूं, इनको पूछो कि चैनल में बैठकर इस तरह का व्यवहार आपस में करता है। ये जो अगर जो भी है इनकी बातें ऑफ द रिकॉर्ड जहां मर्जी जाके दंगल करें ये, लेकिन दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस केस में, जब पहले भी जिन केसों में इस तरह के हमले हुए हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर ये लोकल पुलिस जांच करने में असमर्थ है, सीबीआई को दे दो। कौन सी बड़ी आफत आ रही है उसमें? ठीक है। मनन साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि आसाराम अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? अपना केस कमजोर करने के लिए वो क्यों ऐसी हत्याएं करवाएंगे? लेकिन अगर गवाहों को ये लगता है कि ये हत्याएं आसाराम करवा रहे हैं, ये हमले आसाराम करवा रहे हैं, तो फिर आसाराम को बाकायदा सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आसाराम के पक्ष की तरफ से इसकी एक मुकम्मल जांच की मांग उठाई जाएगी। और इसी के साथ हम आज की बड़ी बहस यहीं खत्म करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।